Hello students, how are you all? So I hope you are fine. So in this lecture we are going to discuss Bohr's model of an atom. So let us see. Bohr's model. It is based on quantum theory of radiations and classical physics. Was given by Niels Bohr. देखो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या बताता है अपने को कि जो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो भी हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड मॉडल एक तो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और एक उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल. सो अब बोर्स मॉडल के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स. फर्स्ट कि जैसा रदरफोर्ड ने बताया था कि a heavy positive charge is located inside the center of an atom known as nucleus. So that was same in case of also Bohr's model. A heavy positive charge is located inside center of an atom known as nucleus. जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ एन एटम में लोकेटेड है और उसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स are revolving in extranuclear part. Electrons are revolving in extranuclear part in fixed circular orbits. इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. अब देखो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में जब रिवॉल्व करेंगे तो सर्किल में जब वो रिवॉल्व करेंगे तो एक फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, लेकिन वो बाहर एटम से बाहर नहीं निकलेंगे, वो फिक्स पाथ के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे. तो जो फोर्स उनको बाहर की तरफ मूवमेंट करवाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और एक फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बांध के रखेगा, मतलब देयर सर्कुलर पाथ इज मेंटेन. तो देयर सर्कुलर पाथ इज मेंटेन ड्यू टू बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Electrons remain in the circular path because centrifugal force जो outwards लगेगा, because centrifugal force is balanced by the electrostatic force. Is balanced by electrostatic force. देखो how कि जो centrifugal force है Fc बराबर mv स्क्वायर अपॉन r. r is the radius of the orbit, m is the mass of electron and v is the velocity with which electrons are moving. इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. सो ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द सर्कुलर पाथ. इलेक्ट्रॉन रिमेन इन सर्कुलर पाथ. वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते रहेंगे. उसके बाद फोर्थ, अब
जो ऑर्बिट्स जो होंगे, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ओनली those circular orbits are permitted whose angular momentum is integer multiple of h/2π। मतलब जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा वही केवल परमिटेड होंगे, उसके अलावा कोई भी परमिटेड नहीं होंगे। मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स का पर्टिकुलर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम अगर इसका इंटीजर मल्टीपल है तो वो अलाउड है, और नहीं है तो नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर मोमेंटम होता है m/v। अब बॉडी कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mvr क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये दिस इक्वल टू n इंटू h/2π। n की वैल्यू अपने पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे वेरी करेगी। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो मतलब व्हाट वी कैन से, और h/2π को हम h क्रॉस से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 है तो मतलब h/2π एंगुलर मोमेंटम ये अलाउड है। h/π सेकंड के लिए 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो अलाउड है। उसके बाद 3h/2π अलाउड है, 4h/2π 5h/2π ये अलाउड है। अब देखो 3/2 है तो 3 अगर हम यहाँ पे 3/2 की जगह 3.5/2 कर दें, जैसे 1.7h/2π तो देखो 1.7 इंटीजर मल्टीपल नहीं आया, ऐसे लिख दें 1.5 h/2π। तो these values are not allowed। तो फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होगी, ओनली इंटीजर मल्टीपल, जिनकी इंटीजर मल्टीपल n की वैल्यूज 1 2 3 4 हो। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, अब n नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे जिस भी ऑर्बिट के अंदर निकाल रहे हैं हम एंगुलर मोमेंटम, तो वो h/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अगर इंटीजर मल्टीपल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर ऑर्बिट में अलाउड नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इन दैट ऑर्बिट विदाउट इंटीजर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज इंटीजर मल्टीपल होंगी वही अलाउड होंगी, उसके अलावा दे आर नॉट अलाउड। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट रिवॉल्व विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डेफिनेट होगी। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दे विल नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी, दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस स्टेट को जो हम बोलेंगे
ये ग्राउंड, ये जो एनर्जी स्टेट्स है, जिन एनर्जी स्टेट्स को हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट्स, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो स्टेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में उसी में तो उसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट, मतलब विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दैट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। सो नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ईच एनर्जी स्टेट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे हमने पूछा डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दीज एनर्जी दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लेवल्स। Each orbit is represented by different energy levels. Each orbit, or we can say stationary state, हर स्टेशनरी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। और जो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होगा उनका नाम देंगे हम, जैसे के, एल, एम, एन, ओ, एन, सो ऐसे सेल्स का नाम देंगे। तो जो के एनर्जी स्टेट है वो फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, एल है वो सेकेंड को, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऐसे अप टू एन तक रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको बोलेंगे हम एनर्जी लेवल्स, जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल्स के साथ ये स्टेशनरी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनकी एनर्जी लेवल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अभी कुछ फ्यू और मोर पोस्टुलेट्स। In each energy state, electron can neither lose energy nor it can gain energy. They revolve with fixed amount of energy only. In ground state of an atom, electrons can जो हमने बोला नाइदर गेन और लूज एनर्जी था, तो इसको हम ऐसे कह देंगे कि अब अपने पास लोअर एनर्जी स्टेट है, या लोअर एनर्जी स्टेट की जगह हम बोल सकते हैं इनर सेल। इनर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा। तो इनर ऑर्बिट से जब आउटर ऑर्बिट, वैसे तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा था, ना एनर्जी लूज कर रहा ना गेन कर रहा। तो इनर से जब आउटर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब आउटर ऑर्बिट से व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू द इनर ऑर्बिट, जब आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापस इनर ऑर्बिट में जब रिटर्न होगा तो इट रिलीजेस एनर्जी। सो जैसा कि हमने फर्स्ट सबसे पहले इंडिकेट किया था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर बेस्ड है। तो रिलीज एनर्जी, जो रिलीज एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स टू एच न्यू टू माइनस न्यू वन, फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, वो उसके एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसके अंदर डिफाइन करेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। IP. So this ionization potential is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the ground state of an isolated gaseous atom. कि gaseous atom की जो ground state है, ground state मतलब least energy state, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज द अमाउंट ऑफ energy required
to remove most loosely bound electron from ground state. Ground state means least energy state of an isolated gaseous atom. फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं एनर्जी इन वन स्टेट। तो वन स्टेट को क्या बोलेंगे हम, बराबर नेगेटिव ऑफ एनर्जी इन वन स्टेट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो उसके आईपी इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब लीस्ट एनर्जी स्टेट, वन एनर्जी स्टेट। दिस वाज 8th। सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को उसके एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रिमूव करना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड remove electron from excited state to infinite। excited state से infinite मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, सेपरेशन एनर्जी। नेक्स्ट देखो एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो ग्राउंड स्टेट से और ये एक्साइटेड स्टेट से। अब ऐसे डिफाइन करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट तो लीस्ट एनर्जी स्टेट हो गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 2। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के अंदर, सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन n इज प्रेजेंट इन थर्ड सेल। अब इसकी एनर्जी हम डिटेल में कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम एक बार देखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। used to calculate the radius of electron in particular orbit। पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए काम मिलेंगे हम एप्लीकेशन बोर्स मॉडल को। अब देखो कैसे कि अपने पास रेडियस कैलकुलेट करना है, तो एज वी नो दैट, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या था अपना, mv²/r। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो उसके अकॉर्डिंग z मान लो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो उसके किसके इक्वल टू पुट कर देंगे हम, kZe²/r²। यहाँ पे z क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर इक्वल होता है, ओनली देयर इज अ साइन चेंज इन मैग्नीट्यूड उसका सेम रहता है, ओनली देयर इज अ चेंज इन साइन। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे e² कर दिया। और k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में उस ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस।
तो वो हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो अपने पास इस तरीके से देखो अब नेक्स्ट हमने जैसे ये देखा एम वी आर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या पुट किया था हमने एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर है, तो एम वी स्क्वायर के अंदर अगर हम ऐसा कर दें, देखो एंड एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे एम वी आर है, तो यहाँ पे भी एम वी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम एम वी आर इंटू वी, और इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो गया इंटू वी स्क्वायर अपॉन एम इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आ गया अपने पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ से एम वी को क्या पुट कर सकते हैं हम, एम वी इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो पुट दिस एम वी स्क्वायर हियर इन दिस एक्सप्रेशन, सो व्हाट वी विल ऑब्टेन, देखो एम वी स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे अपने पास आर क्या आ गया, आर कम्स टू बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आर को वहां ले जाएंगे इंटू के जेड ई स्क्वायर इंटू एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस एक्सप्रेशन को जब सोल्व करेंगे हम, ये आर एन पर्टिकुलर एन इज द सेल नंबर, एच यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और के है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और Z इज द एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। H की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10 raised to the power -34 joule into second. This is known as Planck's constant. N is the shell number, 4 pi is the constant, K is the proportionality constant, and E is the charge, Z is the atomic number, and M is the mass of electron. अब देखो एक बार अपन चेक करते हैं अपना फॉर्मूला सही है या नहीं है। देखो जो आंसर है हमारा सेंटीमीटर या मीटर में आना चाहिए रेडियस यूनिट्स के अकॉर्डिंग, तो n की कोई यूनिट नहीं होगी। अब h की यूनिट क्या लगाई हमने, जूल इनटू सेकंड। तो देखो आर एन इक्वल्स टू जूल का स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर अपॉन 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, के की अपन अभी निकालते हैं, एटॉमिक नंबर z की कोई यूनिट नहीं होगी, e की चार्ज की यूनिट क्या होगी कोलम, तो कोलम का स्क्वायर, और मास की यूनिट क्या होगी अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास kg में पुट करेंगे इनटू, अब देखो k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था अपना के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो अपने पास फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन, न्यूटन इनटू के। अब z की कोई यूनिट नहीं है और इसकी यूनिट चार्ज की क्या होगी कोलम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो k की यूनिट क्या आ गई अपने पास बेटा न्यूटन इनटू, यहाँ से k इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो देखो आर एन कम्स टू बी जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर इनटू केजी, और k की वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम स्क्वायर। देखो कोलम स्क्वायर से कोलम स्क्वायर कैंसिल। अब फोर्स ये
एनर्जी जो है अपनी एनर्जी वर्क डन की इक्वल्स टू जूल के बराबर होता है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस। तो एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इनटू मीटर। अब यहाँ पे हम इसको न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हो गया न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर किसके बराबर पुट कर सकते हैं हम, वो किसके बराबर होगा, जूल के बराबर। तो ये जूल का स्क्वायर हो गया, दिस कंप्लीट इज इक्वल टू जूल स्क्वायर। तो जूल स्क्वायर से जूल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास आर एन क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन के जी। अब देखो न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। इसको अपन पुट कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर, मास की यूनिट होगी केजी इंटू एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी। तो देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, तो अपने पास क्या आंसर आ गया, मीटर में। इसका मतलब अपनी एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास आ गया रेडियस ऑफ एन एटम इन पर्टिकुलर शेल। अब इसके अंदर जब हम सारी कांस्टेंट वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा आर एन इन पर्टिकुलर सेल इक्वल्स टू 52.9 इंटू कॉन्स्टेंट इसमें एन स्क्वायर वेरिएबल हो गया अपॉन जेड पिकोमीटर। ये जो आंसर आएगा अपना, सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पिकोमीटर में। अब देखो इससे अपन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर ऑर्बिट में रेडियस हो गया। जैसे एन की वैल्यू मान लो यहाँ पे जेड इज द एटॉमिक नंबर, तो वो वेरिएबल है। जो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो लाइक स्पेसीज मतलब दिस इज ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उन्हीं के लिए बोर्स मॉडल वाज गिवन। बोर्स मॉडल is applicable for hydrogen and hydrogen like species, that is only for one electron systems। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोर्स मॉडल फेल हो जाता है। तो इसके अंदर लाइक स्पेसीज का मतलब जैसे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन He प्लस को भी हाइड्रोजन लाइक कह सकते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर 2 तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 2। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एक बच गया। लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, तो ये ऐसे इनके केस में एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि फर्स्ट शेल के अंदर निकालना है फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम R1 फर्स्ट शेल के लिए इक्वल्स टू 52.9, तो Z की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए 1, फर्स्ट शेल में n स्क्वायर भी 1, तो मतलब 52.9 पिकोमीटर। R2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 52.9 इंटू 4 पिकोमीटर। तो R3 52.9 इंटू 3 पिकोमीटर, तो इसके भी आप इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 पिकोमीटर, n स्क्वायर तो 9 पिकोमीटर। अब देखो इसमें क्या होगा अपने पास, अब जनरल फॉर्मूला निकालना है फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू फिक्स होगी 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। अब यहाँ पे Rn इक्वल्स टू 52.9, ये 52.9 कांस्टेंट फैक्टर सब में आ रहा है इनटू n स्क्वायर, तो 52.9 इंटू n स्क्वायर, दिस इज पिकोमीटर। ये रेडियस आ जाएगा इन NH सेल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब जैसे फर्स्ट सेल के लिए निकालना है, तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जो भी सेल है तो उसकी वैल्यूज पुट करके डिफरेंट रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो एज mvr इक्वल्स टू क्या है अपने पास nh अपॉन 2 पाई, ये तो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज
एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ से अपन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स और उससे mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू क्या था, kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज f सेंट्रीफ्यूगल बराबर f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया kz e स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं हम, m इंटू v इंटू r इंटू v इक्वल्स टू kz e स्क्वायर, r को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो m इंटू v इंटू r इंटू v बराबर kz e स्क्वायर। अब देखो m v r की वैल्यू nh अपॉन 2 पाई इसके अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपने पास nh अपॉन 2 पाई इंटू v पर्टिकुलर शेल में निकालनी है तो इसको n से रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वल्स टू kz e स्क्वायर। अब यहां से v वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर शेल इक्वल्स टू kz e स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन nh। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड में कर देंगे, 2 पाई k इंटू ई स्क्वायर अपॉन h इंटू z बाई n। और ये कांस्टेंट वैल्यू जब सोल्व करेंगे इसको हम, तो vn कम्स टू बी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, 6 इंटू z बाई n इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आएगी इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ देखो इसको अगर सोल्व करके भी एक बार चेक करना चाहें हम, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 2 इंटू 22/7। अब k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन h इज 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये सारी वैल्यूज है। अब अपने को एक आइडिया लेना है कि सही है या नहीं है, तो सबसे पहले अपन यूनिट चेक करते हैं कि वेदर आवर फॉर्मूला इज राइट और रॉन्ग। सो देखो यूनिट, इसमें यूनिट के लिए कांस्टेंट वैल्यूज होगी अपने पास, 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, k इंटू ई स्क्वायर अपॉन h, बस यही है। तो k की यूनिट अभी अपन ने सोल्व की थी, k इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू k। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। नाउ ई स्क्वायर कूलम स्क्वायर के बराबर है और ये है जूल इंटू सेकेंड, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल इंटू सेकेंड, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है अपना h न्यू। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 1/सेकेंड, तो E जूल तो 1/सेकेंड, तो सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, h की वैल्यू आ जाएगी जूल इंटू सेकेंड। अब देखो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, जूल इंटू सेकेंड, तो ये न्यूटन इंटू मीटर इंटू एक इसको मीटर कर सकते हैं 2 बार। अब न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर, तो 1 जूल से जूल कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर बच गया, ये सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। इट मींस आवर यूनिट इज राइट। अब देखो इसमें वैल्यू चेक करें अपन, 44/7 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, और वो हो गया 2.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -38 अपॉन -34। देखो -34 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें +34, तो +34 और 10 रेज़ टू द पावर 9, +34 और 10 रेज़ टू द पावर 9 कितना हो गया यहाँ पे 6 9 43 में से 10 रेज़ टू द पावर -38 लेस कर दिया अपन ने, तो कितना आ गया 10 रेज़ टू द पावर 5, और यूनिट क्या आ रही थी मीटर पर सेकेंड। अब अपने पास आ गया 44 इंटू 9 इंटू 2.56 अपॉन 7 इंटू 6.626। देखो 7 इससे कैंसिल करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, और ये 6
ये अप्रोक्सीमेट 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 टू जा 14 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, ये 7 टू जा 40, तो वो एक 10 का फैक्टर बढ़ गया 6, तो वो अप्रोक्सीमेट इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2.18 21.8 इंटू 10⁵ के आसपास आएगा. इट मीन्स दिस इज राइट. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल. अब जैसे इसको फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर. फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करना है तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z. हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 1 अपॉन फर्स्ट शेल के लिए 1 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव करेगा. सेकेंड सेल में कैलकुलेट करनी है तो सेकेंड सेल के अंदर 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. अब z की वैल्यू क्या होगी 1 और सेकेंड सेल के लिए अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज फॉर सेकेंड सेल. तो जनरल हम Vn हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Vn इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं 2.18 इंटू 10⁶. z की वैल्यू फिक्स होगी. z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन n. दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम इन पर्टिकुलर शेल. सो नेक्स्ट जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी आर गोइंग टू discuss in the next lecture, as we have discussed velocity and radius related to the Bohr's model of an atom. Now energy of electron we are going to discuss in the next lecture. So thank you.